नमस्कार दोस्तों। आज बात होगी उन सीटों की जो खास तौर पे 2024 में भाजपा के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण है और 2019 में जिसे पाने में भाजपा असमर्थ रही। और बात करके मैं जो बात कर रहा हूं वो खास तौर पे वो पूर्वांचल की सीटें। तो दरअसल पूर्वांचल की जो कुछ सीटें जो सबसे ज्यादा अहम है और आजकल जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, पहली गाजीपुर की हो चाहे घोसी की हो जो भाजपा गठबंधन में राजभर की तरफ गई है, या फिर एक बलिया। तो जब हम इनकी बात करेंगे तो दरअसल आइए समझते हैं कि भाजपा का उस पर प्रभाव कितना है, कुछ बढ़ा है या कम हुआ है 2019 के मुताबिक। क्योंकि 2019 के चुनाव में भाजपा दरअसल इन सीटों को पाने में असमर्थ रही है। तो पहली सीट जो है वो गाजीपुर है। गाजीपुर में 2019 में सपा और बसपा का जब गठबंधन हुआ करता था उस समय वहां से अफजल अंसारी, जो कि अब मुख्तार अंसारी के भाई हैं, उन्होंने 1 लाख वोट से जीता। और बीजेपी की तरफ से हारने वाले जो कैंडिडेट थे वो मनोज सिन्हा है, जो आज के समय में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। तो दरअसल जब गाजीपुर की बात करेंगे तो भाजपा ने पारसनाथ राय को उतारा है। बड़ी मुश्किल से, बड़ा सोचने समझने के बाद जब वहां पे सीट आई पारसनाथ राय के नाम से, तो वहां पे दरअसल एक अलग तरीके की बातें होने लगी। क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये माना जा रहा था कि दरअसल वहां पे जो टक्कर है वो कड़ी होने वाली है। कुछ ऐसे कैंडिडेट की वहां पे उपस्थिति होगी जो आने वाले गाजीपुर के समीकरण को बदल देगा। क्योंकि हमने देखा है दरअसल पूर्वांचल की जो गाजीपुर हो, बलिया हो या घोसी हो, ये 3 सीटें जो हैं ये आपस में बड़ी कनेक्टेड हैं और इनका रुझान जो है खास करके मुख्तार अंसार परिवारी का बड़ा रहता है। तो गाजीपुर से जब पारसनाथ राय को बुलाया गया तो सूत्रों के हवाले से खबर थी कि मनोज सिन्हा वहां पे जो टिकट चाहते थे दरअसल वो अपने बेटे का चाहते थे। बेटे का टिकट न मिलने के बावजूद ये देखा गया कि कैसे वो उनके करीबी पारसनाथ राय को मिला। और दरअसल उसके पीछे एक ये भी वजह थी कि एक किस वहां पे सिन्हा साहब का ये देखना था कि कैसे ये सीट हमारे ही कब्जे में रहे, इस पे हमारा ही कब्जा रहे। लेकिन पारसनाथ राय की बात करें तो दरअसल वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और वो किसी विद्यालय के प्रबंधक हैं। उनकी अगर हम बात करें तो ये उनकी जो जड़ें रही हैं वो आरएसएस रही है। और उन्होंने सिन्हा जी का जब चुनाव प्रबंधन था उसको भी उन्होंने देखा था। लेकिन जब बात उनके नाम की घोषणा की आई बीजेपी की तरफ से, तो जो वो माहौल बना वो ऐसा था कि लोगों का ये सोचना था कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद वहां पे जो सीटें मिलेंगी वो अलका राय जी को मिलेंगी, जो कि कृष्णानंद राय की पत्नी है। दरअसल मुख्तार अंसारी पे ये लगता रहा है कि आप जो है मतलब वहां पे कृष्णानंद राय की हत्या का, तो ऐसे में ये देखा जा रहा था कि हो सकता है आने वाले समय में जो भी चुनाव होगा इसको थोड़ा कुछ दिलचस्प बनाने का, या फिर हो सकता है कड़ी टक्कर होगी। लेकिन पारसनाथ राय की अगर हम बात कर लें चुनावी समीकरण के हिसाब से या फिर हम बात कर लें चुनाव के हिसाब से, तो उनका जो चुनावी बल है वो काफी बिल्कुल भी धरातल पे कुछ भी नहीं है और उन्होंने चुनाव के क्षेत्र में कोई भी लड़ाई नहीं की है। तो ऐसे में ये कैंडिडेट है और आप बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे कि दरअसल ये कैंडिडेट अफजल अंसारी के साथ कितनी टक्कर की लड़ाई होने वाली है। और इसमें जो सबसे अहम ये रहा कि मनोज सिन्हा ने उस समय 2019 का जब ये चुनाव हारे तो उन्होंने काफी काम किया हुआ था। चाहे बात उन्होंने रेल राज्य मंत्री रहते हुए वहां पे उन्होंने गाजीपुर का रेलवे स्टेशन हो या यहाँ वहां पे तमाम चलने वाली गाड़ियों को लेके उन्होंने काफी काम किया। लेकिन उसके बाद भी अफजल अंसारी ने 2019 में उनको हरा दिया। लेकिन इस बार दरअसल बसपा के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं है। तो देखते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है अफजल अंसारी साहब, उनका कितना जो है मत काम आता है या फिर वो किस तरीके की लड़ाई दे पाते हैं। दूसरी जो अहम सीट है वो बलिया की है। तो बलिया में दरअसल जो 2019 में वहां पे जो सांसद थे वो बीरेन्द्र सिंह मस्त हैं, लेकिन 2014 में उनको टिकट मिला था, 2019 में उनका टिकट काट दिया गया। 2019 में उनको देने के पीछे सिलसिला ये था कि दरअसल बीरेन्द्र सिंह मस्त वहीं के निवासी हैं और इसके तौर पे इन्होंने मिला था, वो 2 चुनाव वहां पे जीते भी। लेकिन अब जो है वहां पे बीजेपी ने चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे नीरज शेखर को टिकट दे दिया है। तो नीरज शेखर की अगर हम बात करें तो धरातल की, तो नीरज शेखर जो है 2014 में जब पूर्व चंद्रशेखर की मृत्यु होने के बाद जब उन्होंने उपचुनाव वहां पे लड़ा तो दरअसल वो हार गए थे। उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने उनको राज्यसभा भेजने की काम किया।
लेकिन जैसा कि सभी करते हैं, चंद्रशेखर साहब ने पाला बदल दिया और वो बीजेपी के साथ आ गए। तो चंद्रशेखर इस समय जो है कैंडिडेट है बीजेपी की तरफ से। तो बलिया में अगर देखा जाए तो जो ये वीरेंद्र सिंह मस्त हो चाहे चंद्रशेखर जी हो, इन्हीं लोगों का बोलबाला रहा और एक तरीके से इन्हीं की जो है छवि के अनुसार वहां पे चुनाव लड़ा गया। तीसरी जो सबसे अहम और खास करके और सबसे चर्चा की जो सीट है वो घोसी की सीट है। दरअसल गठबंधन में, एनडीए की गठबंधन में घोसी की सीट जो है वो राजभर के हिस्से आई और राजभर के हिस्से आने का सिनेरियो ये हुआ कि वहां पे उनके बेटे अरविंद राजभर को वो सीट दे दी गई। जैसा कि हमने देखा कि कैसे पिछले चुनाव में राजभर का दबदबा होने के नाते उनका दबदबा इतना कामयाब रहा कि दरअसल वहां पे भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया और पूर्वांचल में वो बड़ी जीत दिलाने में गठबंधन को, अपोजिशन को बड़ा मुखर सामने आए। और ऐसे में उन्होंने कुछ वक्तव्य जो है खास करके सवर्णों को लेके बोला था, जिसमें आज ये देखा था कि हमने कुछ दिन पहले कैसे ब्रजेश पाठक एक चुनाव में गए थे संबोधन करने और वो वहां पे अरविंद राजभर को दंडवत झुका के उनको माफी मंगवाते नजर आए, क्योंकि दरअसल वहां का जो बीजेपी कार्यकर्ता है, सवर्ण कार्यकर्ता है, दरअसल वो राजभर से बहुत नाराज है। एक तरफ जहां बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता दिल पे पत्थर रख के बीजेपी के किसी कैंडिडेट को स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन दरअसल अरविंद राजभर की जो लड़ाई है या फिर जो कुछ शब्द इस्तेमाल किया था उसको लेके दरअसल उसकी नाराजगी ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी ने जब ये देखा कि पूर्वांचल में अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो कैसे राजभर और चौहान ये जो दो ओटे हैं बहुत मायने रखते हैं, तो कैसे उन्होंने ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को अपने में मिला लिया और चुनाव से पहले उनको मंत्री भी बना दिया। मंत्री होने के बाद उनके बेटे को टिकट भी दे दिया। ऐसे में यह भी देखा गया था कि अरविंद राजभर अभी कुछ दिन पहले अमित शाह से मुलाकात किए और मुलाकात करके जेपी नड्डा से उनका ये था कि बीजेपी अपने पूरे दमखम के साथ वहां पे लगे और लगने के बाद चुनाव में उनका भरपूर समर्थन मिले ताकि वो सीट निकालने में कामयाब हो। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम वहां पे बात करें बसपा की, तो बसपा को अगर इस लोकसभा चुनाव में अगर हम कम आंकने की बात करें तो दरअसल ये गलत होगा, क्योंकि एक तरफ बसपा का जहां 14% का वोटर है और ऐसे में उन्होंने जो वहां पे कैंडिडेट उतारा है घोसी में, वो पूरे सांसद बालकृष्ण चौहान को उतार के दरअसल राजभर की हवा खराब कर दी है। क्योंकि एक तरफ जहां चौहान मत आ गया और दूसरी तरफ राजभर की जो हवा है वो पहले ही से खराब है और तीसरी तरफ अभी इंडिया गठबंधन की तरफ से या सपा की तरफ से कोई भी कैंडिडेट नहीं आया है। ऐसे में लड़ाई जो है वो काफी दिलचस्प हो गई है। आने वाले समय में घोसी का जो चुनाव है वो कितना किफायती होगा या अरविंद राजभर के लिए क्या होगा, ये तो आने वाला समीकरण बताएगा। अभी वहां के चुनाव जो है काफी दूर है, लेकिन इन तीनों सीटों पे, गाजीपुर, बलिया और घोसी पे, इन पे जो है भूमिहार खास करके एक ऐसा तबका है जिसका दबदबा रहा है। लेकिन अभी बलिया और घोसी में समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। आने वाले समय में कौन वहां पे कैंडिडेट होगा, और खास करके ये जो हमने देखा था कि पिछले चुनाव में कैसे गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो और घोसी हो या फिर लालगंज, भाजपा इसको जीतने में नाकाम रही। एक सीट जो उसको मिली चंदौली, उस पर जो मार्जिन था दरअसल वो बहुत कम था। तो इसको लेके भाजपा ने 2023 में ही जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने दरअसल इसका आगाज कर दिया था। लेकिन आने वाले समय में इस पे भाजपा का कितना सुधार हो पाया है ये वहां की जनता भरपूर तय करेगी और कैंडिडेटों के हिसाब से लड़ाई का जो है वर्चस्व काफी देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।